हाँ भाई, क्या लिखा था लास्ट में बताओ, क्या लिखा था लास्ट में बताओ भाई। रिलीजियस पॉलिसी पे थे सर। ठीक है, उसको वो दलायल ही कर लेना। मैं कल जो पहले बोला था ना वही सही था, मैंने बाद में देखा था। दया दलायल ए फिरोज शाही ही है उसका नाम। ठीक है, तो कर लीजिएगा। ठीक है, अगला लिखो इसमें, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। वही जैसे मैंने पहले बताया था ना, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद जो ये स्लेव्स थे ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे, पावरफुल हो गए थे, तो वही इसमें लिख लो। स्लेव बिकेम मोर पावरफुल ड्यूरिंग हिज पीरियड। इस काल में गुलाम अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। अगला, सल्तनत कई भागों में विभाजित हो गई थी। द सल्तनत वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट्स। द सल्तनत वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट्स। ये वॉज की जगह लिखना सल्तनत गॉट डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट्स। सल्तनत गॉट डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट्स। सल्तनत कई भागों में विभाजित हो गई थी। अगला लिखो, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इससे पहले नसरुद्दीन नाम का कौन था, बताओ। बलबन का बेटा। सर बलबन का पोता। सर इल्तुतमिश सर नसीरुद्दीन खुसरो शाह भी था। बेटा अरे रुक जाओ, सब गड़बड़। लड़के का कोई नाम बलबन का बेटा, बलबन का पोता, कोई इल्तुतमिश। बलबन से पहले एक था, चेक करो, जो टोपी सर बनाता था, कुरान की आयतें बलबन लिखता का था। दामाद था। उसका दामाद। हम्म, लिखो, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड सल्तनत वाज स्प्रेड फ्रॉम दिल्ली टू पालम। फिर से लिखो, ड्यूरिंग दिस टाइम द एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत वाज ओनली फ्रॉम दिल्ली टू पालम। इस समय तक सल्तनत सिर्फ दिल्ली से पालम तक ही फैली हुई थी। इस समय सल्तनत सिर्फ दिल्ली से पालम तक ही फैली हुई थी। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड सल्तनत was expanded from Delhi to Palam only। मैंने इसका तो आपको ऐसा कोई नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने लिखवा दिया गया सो कि पता रहे कौन कौन आया। मेन बस ये इससे एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि आखिरी कौन था और किसके टाइम में बिल्कुल जो एरिया था वो रह गया था मिनिमम दिल्ली सल्तनत का। तो वो हम देखेंगे कौन है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, तैमूर्स इन्वेजन। तैमूर का आक्रमण। सर ये मंगोल है ना? उज्बेक। उज्बेक, ठीक है सर। सर लास्ट वाला इसके मिस हो गया। अभी बेटा कर रहा हूँ, पर ये लो लिख लो। इसके ऊपर इसके 1398 में आए हैं। इसके 100 साल बाद क्या हुआ है, कोई बताएगा? इसके 100 साल बाद कुछ हुआ है इंडिया में? सर मैं बताओ, बताओ रोहित। सर अपने पोर्चुगीज आया था पहला वास्को ड गामा। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। ठीक है, लिखो तैमूर इन्वेजन। एक चीज तुम लोग और ऊपर लिख लेना, मैं बताना भूल गया था, शायद मैंने ऊपर नीचे लिखवा दी थी। एक क्वेश्चन आ सकता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ना, कि वो पूछ लेगा जो इसके एक्सपेरिमेंट्स थे क्या क्या थे, कि भाई टैक्सेशन इसने बढ़ाया था दोआब में, कैपिटल ट्रांसफर करी थी, टोकन करेंसी है। इसको मैंने शायद ऊपर नीचे लिखवा दिया, इसका एक सीक्वेंस लिख लेना अलग से वहां पे ना, एक टेबल बना के अलग से एक टेबल बना लेना, ताकि अगर कोई क्रोनोलॉजी पूछ ले कि भाई इवेंट को बताओ, जैसे अलाउद्दीन का आ सकता है कि अलाउद्दीन ने पहले कहाँ का एक्सपेडिशन किया, ऐसे ही इसके भी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर आ सकता है। तो जहां मोहम्मद बिन तुगलक लिखा था ना, वहां एक ऐसी टेबल बना लीजिएगा अलग से। ठीक है, और जैसे इसमें सबसे पहले आएगा टैक्सेशन इन दोआब, दोआब में कर लागू जो था। सन याद नहीं करना, सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ ये पता रहे कि सीक्वेंस में चीजें हैं। इसके बाद कैपिटल ट्रांसफर, राजधानी का स्थानांतरण, हिंदी वाले लिखते चलना।
राजधानी का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। इसके बाद प्रतीकात्मक मुद्रा, टोकन करेंसी, प्रतीकात्मक मुद्रा, टोकन करेंसी 1330। इसके बाद खुरासान वाला, खुरासान कैंपेन और फिर कराची। ठीक है, ये हुआ था 1338 के आसपास और ये भी 1338 और 39 के आसपास, वही दिसंबर जनवरी। मैंने कहा था ना ठंड वैसे ही होती है और फिर एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना हो गए थे, स्नो पड़ गई थी। तो ये एक मोटा मोटा आपको याद रखिएगा, इसका सीक्वेंस क्या था इसके एक्सपेरिमेंट का, मोहम्मद बिन तुगलक। दोआब क्षेत्र में कर लागू, राजधानी का स्थानांतरण, उसके बाद आपका प्रतीकात्मक मुद्रा, खुरासान अभियान और कराचल अभियान। ठीक है, हो यस गया। सर। एक और लिख लेना, मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी। प्रतीकात्मक मुद्रा लागू करने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। टोकन करेंसी समझाएगा मेरे कोई क्या होता है? एनीबॉडी? अपने विवेक से जितना पता है, गूगल में मत देखना है, मैंने कोई भी बता आपने देगा। बताया था सर फिर जो जिस पर मतलब, चलो आप बता हाँ दीदी। हाँ बताओ रोहित, तुम बोलो। नहीं सर, उनको बताने दो पहले। अरे तुम बताओ यार, तुम्हारा नाम ले रहा हूँ मैं जब। सर जो एमबीटी था ना सर, उसने मतलब जो मतलब कॉपर के वो थे ना, उनको मतलब बहुत डोमिनेंस पे कर दिया था कि मतलब हाँ। जो मत टोकन करेंसी थी वो कोई मतलब अपने यहाँ पे फर्जी सी छाप रहा था, मतलब काउंटर फीड वाली टोकन छाप रहा था, क्योंकि अरे सर वो कोई फिर भी वो तो छाप रहा था काउंटर फीटिंग वाली, काउंटर नहीं, वो फीटिंग तो नहीं सर, लोगों ने जनता जो मतलब जनता थी सर वो छाप रही थी, मतलब क्योंकि सर उसमें कोई सर एक सील नहीं थी, कोई भी सरकारी सील टाइप में, मतलब ऐसी कुछ जिससे टोकन उसका करेंसी पता। क्या हुआ? हाँ इतेशा तुम बोलो, क्या बता रही थी? कोई और बता रहा है? हेलो सर, मैं बता रही थी। हाँ सर टोकन हाँ। करेंसी एक ऐसी चीज होती है ना जिसमें कोई सिंबल होता है। वो सिंबल कोई कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी का फेस हो सकता है। अरे अभी तो उसने बताया उसमें कुछ नहीं था, तभी तो काउंटर फीटिंग हो गई। सुनो सर मैं ध्यान से लिखो, अलग से लिख लो, ये सर इकोनॉमी में तुम पढ़ोगे। ठीक है, टोकन करेंसी वो करेंसी होती है, ये आज के टाइम में भी होती है। हाँ बोलो यार, कौन बोल रहा है ये बीच में? बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। मैं थोड़ा बता रही थी इसके बारे में। हाँ तो मैं बता मैं बताओ। कह रही हाँ, मैं कह रही थी कि जो ये इन्होंने करेंसी चलाई थी इसके अंतर्गत इन्होंने कोई अपना कोई सिंबल होता है, अपने राज्य प्रतीक, वो इस पर प्रिंट नहीं किया था और नॉर्मली ऐसे जो बनाकर प्रचलित कर दी थी, सब में बांट दी थी। तब लोगों को लगा कि इस पर तो कोई सिंबल ही नहीं है, तो ऐसा ऐसा तो हम घर पर भी इसको नियमित करके और इसको इससे हाँ हम व्यापार वगैरह जो हम करते हैं वो कर सकते हैं। तो सभी ने अपने हाँ। घर पर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो तो राजा को लगा कि ये हमने जो बात इस तो बता दी यार, ये बात तो रोहित ने बता दी। मैं कह रहा हूँ सर टोकन करेंसी क्या होती है? सर टोकन करेंसी शायद जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। बस ये तो सीधे गूगल खोल के बताती है यार। नहीं एमन सर, ये मेरे बहुत मन गलत से बात है। एमन बात कर रही है ना, मैं कौन है ये? मैं तबस्सुम। तबस्सुम, हाँ बताओ। सर टोकन करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। मतलब समझाएंगे इसको? ये तो टर्मिनोलॉजी बता दी आपने। मतलब जैसे कि हाँ कोई सिल्वर कॉइन या कॉपर कॉइन होता है तो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन हम्म। जो टोकन करेंसी होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे हम उसकी कुछ कर नहीं सकते हैं उसके मतलब साथ। अ, किसी को समझ में आया या क्या कहना चाह रही है? कोई समझाएगा? सर जैसे इकोनॉमी एप्पल का टॉपिक वगैरह है होते मुझे हैं। लेकिन समझ में हाँ आया। हाँ मुझे समझ में आया। हाँ ये टोकन करेंसी का मतलब ऐसा होता है, एक ऐसी चीज जिसकी खुद की अकेले में वैल्यू ना हो। जैसे पेपर है, पेपर की वैल्यू तभी नोट बनेगी जब उसमें लाइक वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नाम लिखा हो कि एक की मैं धारक को ये अलाउ करता हूँ वगैरह, ये सब लिखा हो। तो अगर ये सब हाँ। हट जाए तो वो क्या है, वो केवल एक कागज है। तो टोकन करेंसी एक ऐसी चीज होती है जिसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं होगी। करेक्ट करेक्ट जब करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तबस्सुम ने भी ठीक बताया और आपने भी ठीक बताया। अब समझो इसको क्या होता है बेसिकली आज के टाइम में भी। जैसे मैं कहूँ 10 रुपए का नोट है या 100 रुपए का नोट है,
अगर वो महज एक कागज ही तो है, उसकी क्या वैल्यू होगी उस कागज के पीस की? 1 पैसा, 10 पैसा से तो नहीं होगी, लेकिन उस पे हमने लिख दिया 500 रुपए। तो जो इसकी ये फेस वैल्यू है, इट इज फार मोर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी जो इसकी आंतरिक जो उसकी मूल्य है इस कागज के पेपर का, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू फेस वैल्यू। जो उस पे लिखा है, अंकित किया गया है, वो ज्यादा है। यही मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था, मैंने करा था, क्या बताया था मैंने? उसने कहा कि तुम कॉपर को ही क्या मान लो, चांदी। बताया था मैंने। तो इसी चीज को बोला गया है टोकन करेंसी। ठीक है, समझ में आ गई बात? जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, आपको आरो सर इकोनॉमी पढ़ाएंगे, तो इस चीज के बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे, कैसे पूरा करेंसी सिस्टम चला है फ्रॉम बार्टर टू टोकन एंड ऑल। ठीक है, सबके समझ में आ गई बात ये? यस सर। चलो, क्या लिख रहे थे आप? हाँ, तैमूर का आक्रमण, ठीक है ठीक है। सर हाँ शिवानी, प्लीज एक बार तुम्हारा नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, आवाज नहीं आ पा रही। चलो बाद में बात करेंगे। लिखो, तैमूर लंग इन्वेडेड इंडिया एंड लूटेड दिल्ली। तैमूर लंग इन्वेडेड इंडिया एंड लूटेड दिल्ली। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तथा दिल्ली को लूट लिया। ठीक है, आगे लिखो, सुल्तान दिल्ली छोड़कर भाग गया। सुल्तान लेफ्ट दिल्ली। सर नासिरुद्दीन। ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, अ ब्लाइंड बेगर दौलत। अ ब्लाइंड बेगर दौलत called तैमूर एज ट्रिपल या लेम। एक अंधे भिखारी दौलत नामक, सॉरी, एक अंधे भिखारी दौलत ने, दौलत नाम था उसका, तैमूर को लंगड़ा कहा। A blind beggar दौलत called तैमूर as lame या cripple। सर उसे अगला कैसे पता, लिखो। वो तो अंधा है। अरे यार, बीच में नहीं बोला करो, बताऊंगा कहानी, अभी लिख लो। तैमूर took Indian artist with him to समरकंद। तैमूर took Indian artists with him to समरकंद। तैमूर भारतीय कारीगरों को अपने साथ समरकंद लेकर गया। तैमूर टुक इंडियन आर्टिस्ट विद हिम टू समरकंद। समरकंद ना, ये उज्बेकिस्तान में ही पड़ता है, मतलब पहले समरकंद बोलते थे, आज के टाइम में उसको उज्बेकिस्तान बोलते हैं। समरकंद यहीं से हम देखेंगे, बाद में मुगल्स आएंगे। तैमूर टुक इंडियन आर्टिस्ट विद हिम टू समरकंद। तैमूर भारतीय कारीगरों को अपने साथ समरकंद लेकर गया। अगला लिखो, भारतीय कारीगरों ने समरकंद में तैमूर के मकबरे का निर्माण करवाया। इंडियन आर्टिस्ट कंस्ट्रक्टेड टूम्ब ऑफ तैमूर लंग इन समरकंद। ब्रैकेट में लिख लेना उज्बेकिस्तान। भारतीय कारीगरों ने समरकंद में तैमूर के मकबरे का निर्माण करवाया। तैमूर की कहानी पता है किसी को? रिपीट करना थोड़ा। थोड़ा तो पूरा लो। इंडियन आर्टिस्ट कंस्ट्रक्टेड टूम्ब ऑफ तैमूर लंग इन समरकंद। इंडियन आर्टिस्ट कंस्ट्रक्टेड टूम्ब ऑफ तैमूर लंग इन समरकंद। लिख लिया? यस सर। ये ये ना, अब समझो, ध्यान से सुनो। मुझसे पहले भी किसी ने पूछा था, कल मैंने बताया था, ये मिक्स ब्रीड थी बेसिकली। उज्बेक एरिया, मंगोल्स के भी इसमें जीन्स थे। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब है क्या, जो पूरा आपका सेंट्रल एशिया का आज आप रीजन देखते हैं, इवन मॉडर्न टर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इवन पंजाब तक के पार्ट को जब इसने इंडिया में इन्वेट किया, यहां तक इसका कब्जा था, बहुत बड़े एरिया में। और जब ये आया तो इसने काफी बर्बरता से सबको लूटा, मारा, खूब खून खराबा कराया। जब सुल्तान भाग गया, जब राजा भाग गया, तो राजा के साथ जनता भी भागेगी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो निडर प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। उनमें से एक ये था दौलत। ठीक है, अब सुनना बात। दो बहुत ही महत्वाकांक्षी कपल थे, ठीक है, एम्बिशियस कपल।
वो दिल्ली आए थे इसी टाइम में जब आपकी तुगलक डायनेस्टी चल रही थी कि हम पैसे कमाएंगे, ठीक है। दोनों पति पत्नी यहाँ आए कि हम पैसे कमाएंगे। जैसे आज भी आप देखते हैं मुंबई आदमी जाता है कि भाई वहां जाके कुछ बनूंगा, अच्छा करूंगा, पैसा कमाऊंगा। तो ये भी यहाँ पे दौलत कमाने आए। काफी टाइम बीत गया लेकिन दौलत तो ये कमा नहीं पाए। बाद में इन्होंने सोचा कि यार अब हमारा सुल्तान भी भाग रहा है, मतलब सुल्तान नीचे कमजोर हो रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के बाद, और अब हमें आगे लगता भी नहीं कि हम इस दौलत को कमा पाएंगे। बाद में इनके एक संतान होती है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अब दौलत वैसे तो नहीं कमाई, हम इसका नाम ही दौलत रख देते हैं, ठीक है। और ये दौलत जनजात ब्लाइंड होता है, अंधा होता है, ठीक है। तो जो एक कहावत है कि अंधी दौलत कमानी है, ये करना है, तो उसको इन्होंने चरितार्थ कर दिया कि दौलत हुई और वो भी कैसी, अंधी, उसे दिखता नहीं था। अच्छा, अब हुआ क्या, बाद में ये मर गए और इधर ऐसा कुछ इन्होंने पीछे छोड़ के भी नहीं गए। तो ये दोनों भी पहले भीख मांगते थे एंड टाइम पे अपने मरने से पहले। तो जो ये दौलत पैदा हुआ ये भी बेगर बन गया, भीख मांगने लगा। इसके बाद हुआ क्या, जब ये तैमूर का आक्रमण हुआ सब लोग भागने लगे, ये नहीं भागा, ये शुरू से ही मतलब बहुत ही निडर प्रवृत्ति का था, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसने कहा मुझे डर नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे 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 ये बात 2-3 दिन बीते, जब सब लोग पूरा दिल्ली और ये आसपास का एरिया खाली हो गया, तो तैमूर के ही कुछ सिपाही या सेनापति एक आध आए और पता चला कि यार एक है भिखारी, किसी से डरता नहीं है, इसके पास आए, ठीक है। तो इसने कहा हाँ जी कौन, इसको दिखा नहीं कुछ भी, कह रहे अल्लाह के नाम पे दे दे। कह रहे तुझे पता है मैं कौन हूँ, कह रहा जो भी होगे मेरे को तो भीख दे दो तुम और जाओ यहाँ से। इन्होंने उसकी गर्दन पे तलवार रखी, किसकी, दौलत के। उसको तब भी कोई डर नहीं लगा। कह रहे तू चल और हमारे सुल्तान के सामने जाके झुक के माफी मांग, तू जो ये घूम रहा है यहाँ पे, ना तू भागा और ना तुझे डर लगता है। तो उसने कहा देखो डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ, ईश्वर के अलावा, ऊपर अल्लाह ताला के अलावा मैं किसी से नहीं डरता। तुम गर्दन काटनी है अभी काटो। अब होता क्या है, जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो आदमी को मारने से ज्यादा जरूर होता है कि मतलब उसके अंदर एक खौफ पैदा करना, जो कि दौलत के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी खौफ नहीं था। सिपाही तब भी दूसरा आया, उसने कहा मैं देखता हूँ उसको। तो उसने कहा मैं 3 तक गिनूंगा सिर्फ, ठीक है, और गर्दन पे तेरी रख दी मैंने तलवार, और सिर्फ मैं 3 तक गिनूंगा, और अगर तूने अपना डर जाहिर नहीं किया और अपने हमारे घुटने, अपने हमारे सामने अपने घुटने नहीं टेके, तो तेरी गर्दन काट देंगे, ठीक है। मैं गिनती शुरू करता हूँ, 1, 2। इसके मतलब आंखें तो थी नहीं, मतलब कहने को बोला इसके जहन में ना कोई डर, ना ये कांप रहा, ना कुछ। ये तो कह रहा है यार तू भीख दे और जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। वो आगे बढ़ रहा है, 2.5। धीरे धीरे उसने किया 3। अब गहरा सन्नाटा, दौलत के अंदर बिल्कुल सा भी डर नहीं। दौलत आगे बोलता है, कह रहा है मैं गिनती पूरी करता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, काट गर्दन। वो भी डर गया, कह रहा है ये अजीब अजीब आदमी है, डर ही नहीं रहा। फिर वो वापस चला गया उसको छोड़ के। धीरे धीरे ये जो किस्सा था 2-4 दिन ऐसे हुआ, ये तैमूर के पास पहुंचा। जब तैमूर के पास पहुंचा, अच्छा तैमूर जो था ये बेसिकली लंगड़ा बहुत हल्का था, मतलब ज्यादा थोड़ा मतलब लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था, ऐसा जिसमें कोई और दिक्कत नहीं थी। लेकिन इससे सब डरते बहुत थे, इसको तैमूर ही बुलाते थे सब। ये जो तैमूर लंग नाम पड़ा वो इसी के कारण पड़ा। अब हुआ क्या, तैमूर को पता चला कि क्या चल रहा है, मुझे बताओ। होता है ना भाई, तैमूर की किस्मत में लिखा था कि उसके नाम के आगे लंग लगना है, लंग। तो वो इससे बढ़ने आ गया। इसने कहा हाँ भाई कौन है दौलत यहाँ पे, कह रहे तू है दौलत, कह रहे हाँ मैं हूँ। कह रहे तू तो अंधा है, कह रहे हाँ जी अंधा हूँ, साहब बताओ। तो कह रहा दौलत अंधी होती है। तो उसने बोला सर अंधी होती है इसीलिए तो लंगड़े के सामने खड़ी है, अंधी होती है इसीलिए तो लंगड़े के सामने खड़ी है। और इस बात पे तैमूर को इतना गुस्सा आया, मतलब वो पहले दोनों के बीच में हंसी मजाक चल रही थी तैमूर और इसके बीच में, और लोगों को पता नहीं चला क्या अचानक हुआ, तैमूर ने इसकी गर्दन उखाड़ दी, काट दी। और मतलब लोगों भाई उस टाइम तो ये और तैमूर ही थे आसपास, लोगों को दूर से दिख रहा था हंसी मजाक कर रहे हैं, ठीक है कुछ नहीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तैमूर ने इसकी गर्दन मतलब एकदम वो कर दी, काट दी। तो लोगों के बीच में असमंजस रहा, लेकिन फिर धीरे 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 तो लोगों को पता चला अच्छा ये बात हुई थी। और वहां से फिर इसका जो नाम पड़ गया, मतलब मुंह पे तो ऑफकोर्स कोई नहीं बोलता था, लेकिन वहां से ये फेमस हो गया तैमूर लंग के नाम से, क्योंकि एक अंधे भिखारी जिसका नाम दौलत था उसने इसे बोला। बात आती है, जो क्वेश्चन था किसी बच्चे का, सर वो तो अंधा था। अंधा था भैया, बहरा नहीं था, पता चल जाता है लोगों को, आसपास के लोग बता। सर वॉइस चली गई। सर का नेटवर्क गया शायद फिर से। किसी की आ रही है, मतलब किसी को आ रही है?
नियर रिजर्व। आप सब शांत हो जाए सर, आ जाएं कुछ देर। शांत हो जाओ, दोबारा वायरल होना है क्या? आज सब एक दूसरे के डायलॉग मार रहे हैं। दीदी सबसे सबसे ज्यादा तो वैसे आप ही बोलती हो। आज पहली बार बोल रही हूँ मैं। रोहित शांत हो जाओ, वरना सही बता रही हूँ सबके सब वायरल होंगे, कल देख लेना। सही है ना, फेमस हो जाएंगे। आरुष सर है, उनसे एक डाउट है मेरा सर। सर होते तो बोलने थोड़ी देते। फिर एक मेरा डाउट पूछना था सर से यार, ज्योग्राफी। कहाँ तक सुना यार तुम लोगों ने? सर उस भिखारी की गर्दन काट दी थी तैमूर ने। बस इसके बाद आवाज चली गई थी। हाँ सर, उसके बाद आवाज चली गई आपकी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हुआ क्या, इन लोग के बीच में आपस में कॉमेडी भरा संवाद हो रहा था कि वो, उसने कहा तू अंधा है, कह रहे हाँ, फिर दौलत तो अंधी होती है, तो बोला इसीलिए तो लंगड़े के सामने खड़ी है। तो इस बात को लेकर उसे काफी गुस्सा हो गया। अच्छा, लोगों को पता नहीं चला कि भाई वो गुस्से में क्यों हो गया, अचानक से ऐसे क्या बात हो गई, ये लोग तो हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे पब्लिक में बात फैलती है और लोगों को पता चल जाता है, अच्छा इसने लंगड़ा बोला था, और यहीं से फिर इसका नाम फेमस हो गया, तैमूर लंग। ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे का डाउट था कि सर वो तो अंधा था, सुन कैसे लिया, तो भैया अंधा था, बहरा तो नहीं था ना, बाकी सब तो सुन सकता था। और जब तैमूर का आक्रमण हुआ यहाँ पे, तो अफरा तफरी मची, लोग भागे, तो उसने भी पूछा कि भाई क्या हुआ, तब किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे कोई आया है उधर से, उज्बेकिस्तान की तरफ से, उसने आक्रमण किया है और लंगड़ा के चलता है वो। वहां से उसको पता चल गया। ठीक है, स्टोरी समझ में आ रही, छोटी सी है। यस सर। हो गया ना क्लियर? चलो अब बताओ Yes, क्या sir. लिखा था। रोहित तुम्हारा कुछ डाउट था, तुम कह रहे थे? तो मेरा ज्योग्राफी से था सर, एक उनसे ही था मेरा, तो आरुष सर से। बेटा ज्योग्राफी के टाइम पूछना सर को, जब ज्योग्राफी की सर क्लास लेंगे। नहीं ठीक है, सर, आप चले गए थे इसलिए पूछा मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, क्या लिखा था लास्ट में? Indian artist constructed to tomb of Taimur in Samarkand. ठीक है ठीक है। आगे एक पॉइंट और लिख लेना, हिज इन्वेजन डिलीवर्ड अ डेथ ब्लो टू तुगलक डायनेस्टी। हिज इन्वेजन गेव अ डेथ ब्लो टू तुगलक डायनेस्टी। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य पर एक घातक प्रहार किया और तुगलक वंश समाप्त हो गया। His invasion gave a death blow to तुगलक डायनेस्टी। इसके आक्रमण ने तुगलक वंश को एक घातक चोट पहुंचाई, या घातक प्रहार किया, और तुगलक वंश समाप्त हो गया। लिख लिया? ठीक है, अगले लिखो, लाइन खींचो, नेक्स्ट चैप्टर, सैयद डायनेस्टी। जब तैमूर यहाँ से जा रहा था ना, तो एक हिजर खान करके एक बंदा होता था, हिजर खान, उसको ये गवर्नर ऑफ मुल्तान बना के चला जाता है, मुल्तान का प्रशासक या मुल्तान का गवर्नर। और बाद में मौका पाके यही खिज्र खान दिल्ली की गद्दी पे अपना शासन चालू कर देता है। लेकिन ये एक ऐसा सुल्तान है जो सुल्तान का टाइटल ही अडॉप्ट नहीं करता, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं लगता है कि यार मुझे जो बनाने वाला है वो तैमूर है, वो ना आता तो ना मैं मुल्तान का प्रशासक बनता, गवर्नर बनता, और ना ही फिर मैं ऐसे दिल्ली की गद्दी पे बैठता। एंड इवन एक चीज होती है खुतबा, खुतबा जानते हैं? जब नमाज पढ़ी जाती है तो आप अल्लाह के नाम का खुतबा पढ़ते हैं उनकी शान में, तो ऐसे पहले के टाइम में खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा जाता था। ठीक है, कि जब नमाज हो गई उसके बाद उसकी शान में 5 लाइन 2 लाइन कुछ बोलते थे, जो भी इमाम साहब मौलवी साहब होते थे। तो वैसे ही इसने तैमूर के नाम का खुतबा पढ़वाना शुरू किया, और बाद में जब तैमूर की डेथ हो गई तो उसके बाद तैमूर का एक बेटा होता था शाहरुख, उसके भी नाम का खुतबा इसने पढ़वाया। बाद में इसने सिक्के भी चलवाए थे तैमूर के नाम के। तो मतलब ये बेसिकली जो था, एक तरह का ऐसा शासक था जिसने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया था। ठीक है, लिखो अब इसके बारे में। पहले इससे पहले सैयद डायनेस्टी में एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पे,
देखो, सैयद्स वर डिसेंडेंट ऑफ मोहम्मद साहब, ये मोहम्मद साहब के वंशज थे। आप जैसे देखोगे ना, नॉर्मली मतलब ऐसे कोई वो वर्ण व्यवस्था या जात पात का मैं नहीं कह रहा, लेकिन नॉर्मली जो है प्रैक्टिकलिटी में, जैसे हिंदुओं में सबसे ऊपर ब्राह्मण या पंडित माने जाते हैं, ऐसे ही मुस्लिम्स में सैयद सबसे ऊपर माने जाते हैं, और ये अपने आप को बोलते हैं कि हम मोहम्मद साहब के डिसेंडेंट है। ठीक है, तो लिखो, सैयद्स वर डिसेंडेंट ऑफ मोहम्मद साहब, ये मोहम्मद साहब के वंशज थे। पहला लिखो इसमें, हिजर खान 1414 से 21। लिखो, ही डिड नॉट अडॉप्ट टाइटल ऑफ सुल्तान, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ही डिड नॉट अडॉप्ट टाइटल ऑफ सुल्तान, इसने रैयत आला की उपाधि धारण की। स्टार बना लेना इस पे। इसका मतलब होता है किसानों का नेता। ठीक है, लीडर ऑफ फार्मर्स। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की। ही एडॉप्टेड टाइटल ऑफ रैयत आला। अगला लिखो, ही एडॉप्टेड, सॉरी ही एडॉप्टेड लिख लिया ना, आगे लिखो, ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तैमूर सन शाहरुख। ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तैमूर सन शाहरुख। यह स्वयं को शाहरुख प्रतिनिधि मानता था। यह स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। He considered himself as representative of Taimur's son Shahrukh. He considered himself as representative of Taimur's son Shahrukh. यह स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। अगला लिखो, मुबारक शाह। इसने शाह की उपाधि धारण की। He adopted title of शाह, इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना शाह को। He adopted title of शाह, इसने शाह की उपाधि धारण की। आगे लिखो, यहिया बिन अहमद सरहिंदी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी। सर ये एक इंसान का नाम है इतना लंबा? यस, यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी रोड तारीख मुबारक शाही। ये इसी के कोर्ट स्कॉलर था। ठीक है, सर आपने मैंने क्या, सर मैं लेफ्ट हो गया था, तो इससे पहले आपने कुछ और लिखवाया था क्या? नहीं बेटा, यही लिखवाया। अगला एक नाम लिख लेना बस। अच्छा, ये क्या है ना, सैयद डायनेस्टी तुम लोग को कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। जो बेसिकली दो क्वेश्चन बनते हैं, एक वो यही बनता है, तारीख मुबारक शाही किसने लिखी, यही बिन अहमद सरहिंदी, और ये रैयत आला वाला। बस इसमें दो ही चीज याद रखनी है, बाकी इस डायनेस्टी की इतनी कोई रेलिवेंस है नहीं, क्योंकि अब देख रहे हैं बहुत कम टाइम के लिए, मतलब इसने टोटल, आप मैंने ऊपर लिखवाया नहीं लिखवाया है, ये देखो कितने साल होते हैं, 36 साल होते हैं। अकेला फिरोज शाह तुगलक ही 37 साल राज करके गया है। ठीक है, तो अपने आप में काफी वीक थे ये। अगला लिख लो, सिर्फ शासक का नाम लिख लेना, मोहम्मद शाह। ठीक है, अगला लिखो इसमें। हुआ क्या ना, इन लोगों को पता चल रहा था, जितने भी ये थे रूलर एंड वाले, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, कि हमसे यार संभल तो रहा नहीं है, और हम इस चीज के लिए बने ही नहीं है। हम तो अपनी छोटी सी, वही होता है ना कि भाई मैं तो आईएएस नहीं बन पाऊंगा, छोटी सी मैं नौकरी पकड़ लेता हूँ और अपना वहां जाके रहन सहन, अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो अलाउद्दीन आलम शाह को पता था कि आगे जाके कुछ होना नहीं है, कोई मार काटते वो अलग है। ऊपर से इधर एक अफगान था जिसका नाम था बहलोल लोदी, आगे हम पढ़ेंगे, वो वैसे ही इसको हटाने की ताक में था।
कि यार ये कुछ नहीं कर रहे, हम आगे रूल करेंगे और फिर हम आगे इस वंश को आगे चलाएंगे। तो लेकिन अलाउद्दीन आलम शाह को इस बारे में तो नहीं पता था कि ये उसको मारने वाला है, लेकिन हाँ इसको ये था कि मुझसे नहीं होगा, मेरे बाद अगर कोई कैपेबल है तो एक ये अफगान है बहलोल लोदी। तो ये खुद ही अपना राजपाट इसको सौंप के चला गया था बहलोल लोदी को, इसमें कि भाई साहब मैं जा रहा हूँ बदायूं, तुम आओ और यहाँ से अपना जो भी आगे आपको करना है देखो, मैं तो जा रहा हूँ बदायूं। यूपी में जगह पड़ती है बदायूं, ठीक है। और वैसे भी यहाँ क्या लिखा है 51, ये 52 तक अगर मैक्सिमम रहता भी तो बहलोल लोदी तो उसको वैसे ही मार देता है ना। तो लिख लो, इससे बस एक ही लाइन लिखनी है, he handed over his responsibilities of sultanate, he handed over responsibilities of sultanate to Behlol Lodi and went to Badaयूं। ये सल्तनत का कार्यभार बहलोल लोदी को सौंपकर बदायूं चला गया। यह सल्तनत का कार्यभार बहलोल लोदी के सौंप के बदायूं चला गया। He handed over responsibilities of sultanate to बहलोल लोदी। अच्छा, मैंने तुम लोग को वो नहीं लिखवाया ना, कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक और ये आपका फिरोज शाह तुगलक, लिखवाया नहीं लिखवाया? बताओ भाई, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नो सर, नहीं हाँ। लिखाया आपने। नहीं सर, नहीं ठीक है, लिखाया। तो इसको अभी कल, आज इसको खत्म कर लेते हैं, जब कल आर्ट एंड कल्चर का वो शुरू करेंगे ना उसी में लिखवा देंगे, ठीक है। तो सर चलो, आर्ट एंड कल्चर अगला तो मुझे करवाना था ना, आप मेरा हिस्सा खाओगे क्या? नहीं, आर्ट एंड कल्चर मीन्स वो चीज, सिर्फ इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट, वो कुछ बुक्स के नाम लिखवाऊंगा ना उसमें, लिटरेचर। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप सब कुछ करवाना चाहते हो। नहीं नहीं सर, मैं आपकी जगह कभी 7 जन्म में नहीं ले सकता। अगला लिखो भाई, लोधी डायनेस्टी 1451 से लगभग 75 साल इन लोगों ने शासन किया था। लिखो, लोधीज वर अफगान, लोधी मूलतः अफगान थे। अच्छा, हमने पहले भी पढ़ा था खिलजी के बारे में ना, ये भी अफगानिस्तान से आए थे, लेकिन ये ओरिजिनली जो थे वो टर्क्स ही थे। वो तो ये रहने लगे थे अफगानिस्तान में काफी टाइम से, इसलिए हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में रहते रहते फिर इन्होंने यहाँ दिल्ली पे कब्जा किया था। लेकिन जो मूल रूप से, जो बिल्कुल प्रॉपरली जिसको नेटिव कहा जाता है, लोधी, यही थे अफगान। अगर आपके पास क्वेश्चन आए द ओनली अफगान्स टू रूल दिल्ली सल्तनत या रूल ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, तो वो लोधी आएगा, ठीक है। लोधी मूलतः अफगान थे, तो लोधी सर ये अफगान। सर गौरी भी तो था अफगान से, गौरी। अफगान, अच्छा गौरी अफगान कहाँ था यार? सर वही तो पूछना समझ, मतलब आपने तो कहा था सर वो गजनी से था, अफगान में ही तो सर। ना, अफगानिस्तान रीजन था वो, प्रॉपर ट्राइब, अफगान का नहीं था वो। ट्राइब बोलते हैं ना यहाँ पे, ट्राइब का आएगा ये। कबीला, जिसको कबीला बोल देते हैं। गजनविद एम्पायर अलग था। प्रेजेंट अफगानिस्तान वाले रीजन में गजनविद पड़ता है, लेकिन वो अफगान नहीं था, ठीक है। लिखो, सर दे बिलोंग टू शाहू खेल ब्रांच ऑफ अफगान्स। और दूसरा, शाखा होती है। इंडिया पे रूल भी तो नहीं किया था ना, सुल्तान कहाँ था वो दिल्ली का? तो सुल्तान से ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। दे बिलोंग टू शाहू खेल ब्रांच ऑफ अफगान्स। इनका संबंध अफगानों की शाहू खेल शाखा से था। इनका संबंध अफगानों की शाहू खेल शाखा से था। अगला, इनके पूर्वज घोड़ों के व्यापारी थे। देयर एंसेस्टर्स वर हॉर्स ट्रेडर्स। देयर एंसेस्टर्स वर हॉर्स ट्रेडर्स। इनके पूर्वज घोड़ों के व्यापारी थे। देयर एंसेस्टर्स वर हॉर्स ट्रेडर्स। ठीक है, अब पहला लिखो, बहलोल लोधी। अच्छा, इनमें क्या होता था ना, बेसिकली जो कोर अफगान्स होते हैं, तुम आज भी देखना, ये सब कुछ बराबर ट्रीट करके चलते हैं। मतलब राजा भी होगा तो वो बस ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव है कि यार ठीक है मैं एक ऊपर अथॉरिटी सबको वो कर रहा हूँ, लेकिन भाई खाना भी वो वहां बैठ के खाएगा, थ्रोन का भी यूज नहीं करेगा, मतलब सबको बराबर लेके चलना। अभी तुम देखना, वैसे नॉर्मली तो स्पोर्ट्स पर्सन की ये खूबी होती है कि सबको साथ लेके चलना, लेकिन कभी अफगानिस्तान टीम को बहुत ध्यान से देखना तुम लोग, क्रिकेट जो देखते हो तो उनका तुम्हें नेचर एक बिल्कुल अलग लगेगा। मतलब बहुत ही, मतलब आपको लगेगा कि देसी टाइप के, जैसे भाई भारतीयों का भी होता है ऐसा कि सब मिल बांट के रहना,
उनका भी यही नेचर, और ये पहले से यही इनहेरेंट है अफगानिज में, ठीक है ना, सबको मिल बांट के चलना, और मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं। जैसे भी अपने भी घर में है, कोई आएगा तो छोटा बच्चा मान लो उसके लिए पानी लेके जा रहा है, तो एक कर्टसी होती है कि जो सबसे पहले बड़ा बुजुर्ग बैठा है उनमें कोई, उसको आप पानी देंगे, फिर उसके बाद एक ये होता है। क्या ऐसा कुछ नहीं है, अगर सब बराबर है यार, कोई नहीं अपने, ठीक है। तो इसको कहा जाता है समता मूलक समाज, इगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। इसमें सब बराबर होते थे। बहलोल लोधी को देखा जाए तो इसने थ्रोन तक यूज नहीं किया था, सिंहासन पे नहीं बैठता था। ये कह रहा है क्या सिंहासन यार, अपने भाई भाई है, ठीक है मैं नेतृत्व कर रहा हूँ आप लोग का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से ये अमीरों को पूरा सम्मान देता था। अच्छा, दो चीजें जो ऊपर हमने पढ़ी फिरोज शाह तुगलक के बारे में, कि अमीरों की वजह से बड़ा बना वो, तो भाई एक दबाव में वो उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ये इनकी इनहेरिट प्रॉपर्टी है अफगान्स की, ठीक है, कि सबको बराबरी लेके चलना। तो ये बहलोल लोधी अमीरों का खूब सम्मान करता था हमेशा। भाई कोई आ रहा है अमीर मिलने, तो उसको गेट तक रिसीव करने जाना, आराम से खाना खाना, चाय पीना, फिर सी ऑफ करने जाना, मतलब पूरे बहुत ढंग से। ठीक है, समझ में आ गई बात? लिखो पहला पॉइंट, द सोसाइटी ऑफ अफगान्स वर इगैलिटेरियन। द सोसाइटी ऑफ अफगान्स वर इगैलिटेरियन। अफगानों का समाज समतामूलक समाज था। अफगानों का समाज समतामूलक समाज था। सोसाइटी ऑफ अफगान्स वाज इगैलिटेरियन। अगला लिखो, सुल्तान वाज कंसीडर्ड एज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सुल्तान वाज कंसीडर्ड एज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सुल्तान को समानों में प्रथम माना जाता था। समान लिखना भाई, सामान मत लिख लेना, समानों में प्रथम। सुल्तान को समानों में प्रथम माना जाता था। सर एक बार इंग्लिश में रिपीट कर दीजिए। The society of Afghans was egalitarian. Sultan was considered as first among equals. भाई प्राइम मिनिस्टर भी तो यही होता है, मैंने बताया था ना पहले जब फ्यूडलिज्म का थोड़ा सा बताया था कि सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब बराबर हैं, बस प्राइम मिनिस्टर उनका नेतृत्व कर रहा है, तो वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स हो गया, समानों में प्रथम। जैसे एक कंपनी होती है, ठीक है, या कोई बड़ा डिपार्टमेंट हो गया सरकारी भी, उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3, डायरेक्टर 4, फिर इसमें एक एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है उसी लेवल का, लेकिन वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, कि इन सबका नेतृत्व करके जो एक हायर अथॉरिटी वो बना दी, लिटरल टर्म में वो हायर नहीं है, वो फर्स्ट अमंग इक्वल है, समानों में प्रथम। तो वही इनकी सोसाइटी हुआ करती थी। सर ठीक है? डीजीपी होता है सर, वो भी मतलब सेम ही रहता है सर? नहीं, डीजीपी तो डायरेक्टर जनरल पुलिस महानिदेशक अलग पोस्ट हो गई। नहीं तो सर, नहीं आपने बोला ना कि सब मतलब इक्वल होते हैं, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। मैंने कब बोला डीजीपी? मैंने जो प्राइम मिनिस्टर और उसका वो दिया था आपको एग्जांपल, और बाद में नहीं मतलब तो कंपनी मैं के जो डायरेक्टर्स होते हैं, किसी कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं, और उसमें एक एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। डीजीपी तो मैंने बोला ही नहीं यार। नहीं तो मतलब मैं पूछ रहा था सर आपसे कि ऐसा भी हो नहीं सकता है कि इक्वल। नहीं 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 नहीं। सर जैसे कि बोर्ड मेंबर ऑफ यूपीएससी सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब भी कोई वोटिंग होगी, ये होगी, तो उसमें सबका बराबर ही वोट वैल्यू होती है। किसी भी मुद्दे पे कोई बात होनी है, कोई पॉलिसी डिजाइन होनी है, एग्जैक्टली। अगला, बहलोल लोधी डिड नॉट यूज थ्रोन। बहलोल लोधी सिंहासन का प्रयोग नहीं करता था। बहलोल लोधी सिंहासन का प्रयोग नहीं करता था। बहलोल लोधी डिड नॉट यूज थ्रोन। अगला, he used to sit on carpet. बहलोल लोधी गद्दी पर बैठा करता था। गद्दी मीन्स कालीन, लिख लो, कुछ भी लिख लो, मतलब सिंहासन का प्रयोग नहीं करता। ये अपने अमीरों को मनसदे आली बुलाता था। He called his amirs as मनसदे आली। स्टार बना लेना, ये सब क्वेश्चन आएंगे अगर आते हैं ना पेपर में। तो सर वो मनसब है मनसब? मनसद, मनसद, मनसब नहीं है, मनसद।
यह अपने अमीरों का सदैव स्वागत करता था। He always welcomed and gave respect to his amirs. He always gave respect and welcomed his amir. अच्छा, मैंने तुम लोग को बताया था ना, जैसा तुगलक वीक होने लगे थे तो जो ये और रीजन्स थे, चाहे बंगाल वाला, इधर एक मैंने कहा था जौनपुर शहर इसने बताया था, तो एक ये जौनपुर स्टेट होता था अपने आप में, तो ये सब अपने आप में स्वतंत्र होना इन्होंने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो एक शर्की डायनेस्टी थी, शर्की, है ना। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, आगे मैं देखूंगा अगर उस लायक होगा पढ़ाने का तो मैं बताऊंगा। इसने जौनपुर पर भी विजय पा ली थी, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के बाद सबने, जितने भी वीक सक्सेसर आए, इन सबने इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, अगला लिखो, ही कॉन्कर्ड जौनपुर, इसने जौनपुर को जीत लिया था। अगला लिखो, इसने बहलोली सिक्के चलाए थे, ही स्टार्टेड बहलोली कॉइन्स विच वर वैलिड टिल मुगल एरा, जो मुगल काल तक मान्य थे। ही स्टार्टेड बहलोली कॉइन्स विच वर वैलिड टिल मुगल एरा, इसने बहलोली सिक्के चलाए थे जो मुगल काल तक मान्य थे। और मैंने कहा ना ये लोग बड़े डाउन टू अर्थ अपने आप का इनका वो एक, तो इसका एक स्टेटमेंट है, लिखो, स्टेटमेंट ऑफ, अलग बॉक्स में लिख लेना, यदि मैं मेरे गुलाम को पालकी में बैठा दूं, यदि मैं मेरे गुलाम को पालकी में बैठा दूं, इफ आई मेक टू सिट माई स्लेव इन अ पैलिंगपिन, पालकी को पैलिंगपिन बोलते हैं इंग्लिश में भाई, देख लेना यार। इफ आई वर टू सिट माई स्लेव इन अ पैलिंगपिन, यदि मैं अब मेरे गुलाम को पालकी में बैठा दूं तो मेरे अमीर उसे उठाने से इनकार नहीं करेंगे, तो मेरे अमीर उसे उठाने से इनकार नहीं करेंगे। Then my amirs would not deny to lift it. यदि मैं मेरे गुलाम को पालकी में बैठा दूं तो मेरे अमीर उसे उठाने से इनकार नहीं करेंगे। अब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, और बोलेंगे ये स्टेटमेंट किसका है, तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। किसका है ये? बहलोल लोधी का। यदि मैं मेरे गुलाम को पालकी में बैठा दूं तो मेरे अमीर उसे उठाने से इनकार नहीं करेंगे। मतलब सब में एक समानता की भावना है कि हमारे ऊंच नीच नहीं देखी जाती। If I were to sit my slaves palanquin, then my amirs would not deny to lift it. अगला लिखो, सिकंदर लोधी। लिखो पहला पॉइंट, he was the greatest of all the 3 लोधी rulers. यह तीनों लोधी शासकों में सबसे महान था। नाम ही बता रहा है सिकंदर, ऐसा याद कर लेना। He was the greatest of all the 3 लोधी rulers. यह तीनों लोधी शासकों में सबसे महान था। यस, तीनों लोधी शासकों में सबसे महान था। अगले लिखो, हिज मदर वॉज अ हिंदू एंड हिज रियल नेम वॉज निजाम खान। इसकी मां हिंदू थी, वह इसका वास्तविक नाम निजाम खान था। लिख लिया सर? यस Yes, जी, sir. सर ये इस मतलब अलाउद्दीन इसी की तरह बनना चाहता था, सिकंदर लोधी यही है? अच्छा एक चीज देखो, एक मिनट, ये बताओ अलाउद्दीन का बेटा टाइम पीरियड क्या है? अलाउद्दीन कब था? नहीं सर, हाँ कि ये सिकंदर सानी की तरह बनना चाहता है, तो वही मैंने बेटा, तो वही पूछा। तो मैं, अरे मैं आपके क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूँ, आप ही से दिलवाऊंगा आंसर। मैं जो चीज बता रहा पूछ रहा हूँ, पहले उसका आंसर दो। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड मोटा मोटा क्या था? कौन से सन में था अलाउद्दीन? सर 1296 से 1316, यस और इसका टाइम पीरियड है 1489 से 1517। अब हो सकता है उस टाइम कोई एक टाइम मशीन आई हो और अलाउद्दीन टाइम ट्रेवल करके गया हो
लोधी वंश में और देख के आया हूँ कि यार सिकंदर बड़ा अच्छा है। सर हो मैं सकता है ऐसा पॉसिबल? शायद शिवानी का क्वेश्चन ये है सॉरी कि सर। ये नहीं उसका यही था अलेक्जेंडर कि द इसी ग्रेट, सिकंदर की तरह बनना चाहता है क्या? नहीं वो अलेक्जेंडर द मैं ग्रेट समझ को यहाँ पे कंफ्यूज कर गए कि वो वाला जो हाँ अलेक्जेंडर। मैं भाई इसीलिए मैं उसको डायरेक्ट, मैं कभी भी किसी बच्चे को डायरेक्ट आंसर नहीं देता। हो सकता है कभी कभी तुम लोग को लगे कि यार ये ज्यादा बोल रहे हैं, ऐसे करें, नहीं, मैं तुम लोग को उस लेवल पे पहुंचाना चाहता हूँ। कई चीज मैंने भी ऐसी कर रखी है अपने टाइम में, और मैं नहीं चाहता वो गलतियां तुम लोग करो, ठीक है? तो मैं उसी से उसका आंसर दिलवा रहा हूँ। तो शिवानी, ये पॉसिबल है टाइम मशीन हो उसके पास, अलाउद्दीन के पास? क्योंकि हर नायाब चीज पे अलाउद्दीन का हक था। बताओ शिवानी, हाँ ना? नो सर। नहीं, ठीक है, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जिस सिकंदर की वो बात कर रहा था वो अलेक्जेंडर है, आप एंशियंट में पढ़ेंगे 326 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पोरस का शासक है ना सिकंदर, वो उस सिकंदर की ओके सर। बात कर रहा था। ठीक है बेटा, यस सर। चलो क्या लिखी थी लास्ट लाइन बताओ। His mother was Hindu. His real name was Nizam Khan. अगला लिखो, ही ब्रॉट द होल ऑफ बिहार अंडर हिज कंट्रोल। इसने संपूर्ण बिहार पे अपना आधिपत्य जमाया। एंड डिफीटेड मैनी राजपूत चीफ्स, वह कई राजपूत राजाओं को हराया। इसने पूरे बिहार, संपूर्ण बिहार पे अपना आधिपत्य जमाया या अपना अधिकार किया। वह कई राजपूत राजाओं को हराया। ही ब्रॉट द होल ऑफ बिहार अंडर हिज कंट्रोल एंड डिफीटेड मैनी राजपूत रूलर्स। ही अटैक्ड ऑन बंगाल, इसने बंगाल पर आक्रमण किया और वहां के शासक को संधि करने पे मजबूर किया। इसने बंगाल पर आक्रमण किया एवं वहां के शासक को संधि करने पे मजबूर किया। ही अटैक्ड ऑन बंगाल and forced its ruler to conclude a treaty with him. He attacked on Bengal and forced its ruler to conclude a treaty with him. And forced its ruler मतलब बंगाल के रूलर से, to conclude a treaty with him. He extended his empire from Punjab to Bihar. मतलब वेस्ट ईस्ट एक्सपेंशन हो रहा है। साउथ की बात नहीं हो रही है अभी। साउथ में तो मैंने पहले ही बताया था, विजयनगर बहमनी एम्पायर आ चुके हैं। वेस्ट टू ईस्ट एक्सपेंशन है, पश्चिम से पूर्व। इसके साम्राज्य का विस्तार पंजाब से बिहार तक था। अगला लिखो, ही बिगेन टू यूज द थ्रोन, इसने सिंहासन का प्रयोग आरंभ किया। प्रयोग नहीं, प्रयोग लिख लो, उपयोग, हाँ प्रयोग लिखो, सही है। इसने सिंहासन का प्रयोग आरंभ किया। ही बिगेन टू यूज द थ्रोन। ही मेड द पोस्ट ऑफ सुल्तान डिग्निफाइड, इसने सुल्तान के पद को गरिमामय बनाया। मतलब ऐसा नहीं था कि इसने अमीरों के साथ या किसी के साथ कुछ बदतमीजी करी या कुछ वो, लेकिन ये काफी डिप्लोमेटिक और कैसे कहते हैं ना कि चीजों को कैसे रखना है कि अपनी इज्जत आबरू भी ना जाए और सामने वाले की भी इज्जत होती रहे, इस तरीके से कि मतलब बिल्कुल ये नहीं कि उनके सबऑर्डिनेशन में आ जाए या उनके बराबरी पे। ठीक है, इसने सुल्तान के पद को गरिमामय बनाया। ही मेड पोस्ट ऑफ सुल्तान डिग्निफाइड। His amirs also respected the royal decree. इसके अमीर शाही फरमान का भी स्वागत करते थे। अच्छा सुनो, तुम लोग को ना अगर कोई भी जैसे इंग्लिश हिंदी वालों को इसमें वो मत समझा करो कि सर ये कैसे, अगर कोई वर्ड है लिखने में स्पेलिंग नहीं पता तो वैसे तो मैं लिख देता हूँ जो कठिन होते हैं, उसके बावजूद भी लगे तो पूछ लिया करो, ठीक है? क्योंकि कॉपी में एक बार गलत लिख गया फिर उसी की आदत पड़ जाएगी। ओके सर। ठीक है, सर आपने इससे पहले क्या बोला था? इसके अमीर शाही फरमान का भी सम्मान हो सकता करते है थे। इससे पहले। इसने सुल्तान के पद को गरिमामय बनाया। He made the post of Sultan dignified. His amirs also respected the royal decree.
इसके अमीर शाही फरमान का भी सम्मान करते थे कि भाई इसने कुछ कह दिया तो वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, कहते हाँ भाई ठीक है सुल्तान ने कहा है तो ओके ओके। इसको ना म्यूजिक का बहुत शौक था, मतलब ये कहा जाता है कि ये सारे जितने भी दिल्ली सल्तनत सुल्तानों से सबसे सुंदर फिट पार्ट, बचपन से जब ये छोटा था तो इसके बड़ों ने इसको सिखाया कि भैया तू एरोबिक्स किया कर। क्या किया कर? एरोबिक्स। एरोबिक्स कर तो फिट तो था ही, ये बिल्कुल स्मार्ट गबरू जवान टाइप का। बाद में इसे मतलब इसमें म्यूजिक भी इसको बहुत पसंद था, और मतलब इतना पसंद था कि कहीं म्यूजिक बजे ये डांस करने से नहीं रुकता था, बहुत पसंद था इसको। इसलिए इसने बाद में किताबें भी लिखी है म्यूजिक पे। ठीक है, आगे लिखो। ही यूज टू राइट पोएम्स विद द पेन नेम गुलरुखी। ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। पेन नेम होता है, जैसे होता है ना कोई आदमी है मतलब उसका रियल नाम कुछ और है, लेकिन जैसे वो कुछ कविताएं लिख रहा है या कुछ भी इस तरह का लिख रहा है, वो उसमें अपना दूसरा नाम लिखता था। ठीक है, उसको पेन नेम बोलते हैं। ही यूज टू राइट पोएम्स विद द पेन नेम गुलरुखी। ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। अच्छा, इस टाइम जब इसका शासन था इधर ग्वालियर में तोमर राजा हुए एक मान सिंह तोमर, उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। काफी वर्चस्व बढ़ा है मानसिंह तोमर का। मानसिंह पहले सारा फोर्ट वोर्ट जो है ग्वालियर का वो इन्होंने ही बनवाया था। तो इनका ज्यादा वर्चस्व ना बढ़े इस चक्कर में इसने आगरा शहर बसाया। आज भी आप देखें ग्वालियर आगरा महज 110 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आगरा शहर की स्थापना किसने करी? सिकंदर लोदी ने। लिखो, इसने 100 किलोमीटर। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। He established Agra city in 1504 AD. इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। And सर ये जो made it मानसिंह हाँ बोलो। सर ये जो मानसिंह तोमर है ये कहाँ के हैं? ग्वालियर। ये ग्वालियर के हैं और इन्होंने इनके डर से आगरा की स्थापना की थी। आगरा से स्थापना नहीं करी थी, उसका वर्चस्व ना बढ़े, ताकि इस ओ क्षेत्र अच्छा। में भी लोधी वंश का अपना दबदबा कायम रहे। दिल्ली तो ओ, दूर पड़ गया ना, 250-300 किलोमीटर इसलिए। हाँ He ठीक। established Agra city in 1504 and made it capital in 1506. और 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बना लिया। इसके बाद आप देखेंगे मुगल वंश जो भी आएगा सब 1506 से ऑनवर्ड्स फिर आगरा ही राजधानी है। अप टू आई थिंक 1836 तक यूपी की राजधानी आई थी। अगर मतलब याद ना रहे तो ब्रैकेट में लिख लेना, कॉन्फ्लिक्ट विद ग्वालियर रूलर मानसिंह तोमर। मानसिंह ग्वालियर के मानसिंह तोमर के साथ संघर्ष के कारण। अगर लिखो, ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मेजरमेंट यूनिट। इसने एक नई परिमाप की इकाई लागू की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गज सिकंदरी। जो हम कहते हैं ना इतने गज जमीन है, इतने ये है, ये यही इसी ने किया था। सर एक बार और रिपीट कीजिएगा। इसने मापन की नई इकाई, क्या लिखेंगे इंट्रोड्यूस के लिए? ही इंट्रोड्यूस न्यू मेजरमेंट यूनिट गज सिकंदरी। इसने मापन के लिए नई इकाई का प्रारंभ किया जिसको गज सिकंदरी कहा जाता था। एंड ऑल्सो स्टार्टेड अ सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। इसने खातों का लेखा परीक्षण भी करवाना शुरू किया। आप देखते हो ना कैग आज के टाइम में है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया सर, वो है सर अभी अपने आर्टिकल जेसी 148। मुर्मू है सर अभी, जेसी मुर्मू। सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, इसने खातों का लेखा परीक्षण भी शुरू करवाया। आगे लिखो एक स्टार पॉइंट लगा के। सिकंदर लोदी वाज द ओनली सुल्तान हु डिड नॉट टेक शेयर फ्रॉम खुम्स।
यह एकमात्र सुल्तान था जिसने खुम्स में हिस्सा नहीं लिया। यह एकमात्र सुल्तान था जिसने खुम्स में हिस्सा नहीं लिया। He was the only sultan who did not take share from Khums. अगला लिखो। He removed chungi tax from grains. He removed chungi tax from grains. इसने अनाज से चुंगी कर हटा दिया। इसने अनाज से चुंगी कर हटा दिया। He abolished chungi tax from grains. चुंगी नाका नहीं होता ना, नाका आज भी हम सुनते चुंगी नाका। तो पहले कोई भी अनाज वनाज लेके किसान आता था तो उस पे टैक्स लगता था, इस एरिया से इस एरिया में जा रहे हो तो। मेजरमेंट। अरे यार एक जना बोलो। रोहित तुम्हारी आवाज ना बहुत इंटरमिटेंटली आती है, रुक रुक के, कट कट के। सर मेरा ये पता नहीं, मैं नेट चलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों कमरे में। बेटा इसको पता तुम्हें करना पड़ेगा ना, क्यों नहीं चलता? इसको कौन पता करेगा? बात करो। हाँ कोई और कुछ बोल रहा था। He removed chungi tax from grains. Grains, अनाज। इसने अनाज से चुंगी कर हटा दिया। अगला, इसका पसंदीदा वाद्य यंत्र शहनाई था। His favorite musical instrument was शहनाई। His favorite musical instrument was शहनाई। इसका पसंदीदा वाद्य यंत्र शहनाई था। सर मेजरमेंट वाला क्या पॉइंट था? क्या था मेजरमेंट वाला पॉइंट, बोलो कोई। बोल दो भाई, डिक्टेट कर दो कोई, मेजरमेंट वाला क्या पॉइंट लिखवाया था। He introduced the new measurement system or unit, Ghazi-Sikandari, and also started a system of auditing, and also started a system of auditing accounts. He introduced a new measurement unit, Ghazi-Sikandari, and also started a system of auditing of accounts. खातों का लेखा परीक्षण। नहीं सर। सर ये जो चुंगी टैक्स था, इसको लागू किसने किया था? देखो पता करो, ये नॉर्मल लगता ही था, हर किसी के उसमें लगता था। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, राजस्थान में वो समर सिंह हुए, रावल रतन सिंह के पापा। आप इधर से कोई भी जाएगा, वो तो खैर एक्सपीडिशन करने जा रहा था, ये नॉर्मली होता ही है। आज भी तुम देखो, अगर जो कमर्शियल व्हीकल है, होता नहीं है, जहां भी कोई नाका आएगा, बॉर्डर स्टेट लगेगा, उससे टैक्स लेते ही लेते हैं, होता है ना। मतलब ये जो चुंगी टैक्स था वो टोल टैक्स टाइप का था ना? हाँ, सॉर्ट ऑफ टोल टैक्स आप कह सकते हो। इंग्लिश में जिसको ऑक्ट्रॉय टैक्स बोलते हैं। सर ये सेशन हाँ। है, इसके बाद क्लास लेंगे क्या? अभी 30 सेकंड बचे। हाँ अभी बची है, 15 मिनट की बची है बस। ठीक है, तो ये ऑफ करके नया स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। ठीक है सर, बिल्कुल। देखो, मैंने जैसे आपको बताया था ना कि इसको म्यूजिक का बहुत शौक था, तो इसने संगीत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था, ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो एक लिखना पहला इसमें, लज्जते सिकंदर शाही। सर ये संस्कृत बुक को फारसी में कन्वर्ट किया था। म्यूजिक टेक्स्ट है अलग अलग जगह से, संस्कृत के क्या कर दिया मैंने, अब इनमें लिख लेना, ठीक है, बता रहा हूं मैं क्या। ये जो लज्जते सिकंदर शाही है, ये संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद है, ठीक है, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ म्यूजिक लिटरेचर। और ये फरहंग सिकंदर शाही जो है, ये पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ आयुर्वेदिक लिटरेचर। मैंने कहा ना बचपन से इसको फिट फाट रहने का, तो जो भी इसको नुस्खे मिले कि कैसे पाए काले घुंघराले बाल, चमकती त्वचा के राज, तो उसने पूरा आयुर्वेद की स्टडी करी और उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया।
आयुर्वेदिक ग्रंथों का फारसी अनुवाद, हिंदी वाले लिख लिए, आयुर्वेदिक ग्रंथों का फारसी अनुवाद, और ऊपर संगीत ग्रंथों का फारसी अनुवाद, लज्जते सिकंदर शाही और फरहंग सिकंदर शाही। अच्छा, अब एक चीज सुनो, इसको म्यूजिक का बहुत शौक था, सब कुछ एकदम बढ़िया, लेकिन बाद में जाके इसने म्यूजिक पे बैन लगा दिया था, पता है आपको? अभी अपने आप में सुनने में बड़ा अटपटा है यार, कोई चीज किसी को पसंद है उस पर बैन क्यों लगाया? बिकॉज ऑफ प्रोटोकॉल। ही इज अ सुल्तान, ही इज किंग। और इसकी कमजोरी थी म्यूजिक, कहीं भी गाना सुनता था इसके पैर थिरकने लगते थे कि अरे वाह, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, एकदम मस्त। और ये नॉर्मल भी जीवन में है भाई, अभी आप लोग हैं, आपके भाई बहन किसी की शादी है, कोई फंक्शन है, तो भाई आप आगे जाके आराम से वहां डांस कर सकते हैं। और यही आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आप आईएएस बन जाएंगे, क्या आप कर सकते हैं ऐसे डांस? करेंगे भी तो वीडियो वायरल होगा, देखिए गौर से। रोहित शर्मा, गुना के डीएम, फला फला शादी में नाचते हुए पाए गए, है भाई रोहित? तो ऐसे नहीं कर सकते आप, तो इसीलिए इसने म्यूजिक पे बैन लगा दिया था। ठीक है, चलो अगला लिखो, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ सिकंदर लोदी। हाँ बेटा। सर ये था किसमें बुक, संस्कृत में? हाँ और क्या, आयुर्वेद किसमें लिखा है देखो। हाँ सर वो तो है, सब लज्जत से ओ सिकंदर शाही कुछ। ठीक है, लिखो सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ सिकंदर लोदी। वो तो मैंने लिखवा ही दिया, इसकी माँ हिंदू थी, हिज मदर वॉज हिंदू, लिख लो यहाँ पे। और उसके बाद आगे का पॉइंट तुम लोग खुद अपने दिमाग से सोचो कि ऐसा पहले भी एक शासक था जिसकी मदर हिंदू थी, तो उसका जो एक नीति रही धर्म को लेके वो कैसी रही? थोड़ी प्रो इस्लामिक रहेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको ये प्रूफ करना होगा कि यार नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई मेरी माँ हिंदू थी तो मैं हिंदू के लिए, मैं सबके लिए बराबर हूँ, तो मेरे लिए मेरे मुस्लिम भाई भी उतने ही इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है, यस सर। लिखो उसमें पहला पॉइंट, ही वॉज अ बाइगट, ये काफी कट्टर विचारधारा का था, एंड शोड लिटिल टॉलरेंस टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स, और गैर मुस्लिमों के प्रति कम सहिष्णु धारणा रखता था। He was a bigot and showed little tolerance toward the non-Muslims. सर हिंदी में भी क्या बोला था? यह कट्टर विचारधारा का था और गैर मुस्लिमों के प्रति कम सहिष्णु था। असहिष्णु तो हम नहीं कहेंगे कि कंप्लीटली इंटॉलरेंट था, ऐसा नहीं था, कम सहिष्णु कह सकते हैं, लिटिल टॉलरेंस टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम। He destroyed many temples and imposed many restrictions on Hindus. इसने अनेक मंदिर तोड़वाए और हिंदुओं पर अनेक प्रतिबंध लगाए। सर एक बार रिपीट कीजिए। रिपीट अगेन। He destroyed many temples and imposed many restrictions on Hindus. इसने अनेक मंदिर तोड़वाए एवं हिंदुओं पर प्रतिबंध लगवाया, अनेक प्रतिबंध लगाए। इसने एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड दिया क्योंकि ब्राह्मण ने कहा था कि सभी धर्म समान होते हैं। He gave death penalty to a Brahmin because Brahmin said that all religions are equal. He gave death penalty to a Brahmin because Brahmin said that all religions are equal. इसने एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड दिया क्योंकि ब्राह्मण ने कहा कि सभी धर्म समान होते हैं। अगला लिखो, He got destroyed जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाया। He got destroyed जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाया।
नेक्स्ट, he got destroyed the ज्वाला देवी टेम्पल ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हिमाचल में। अब धर्मशाला की ओर जाएंगे ना, धर्मशाला और मैक्लोडगंज ऊपर, तो कांगड़ा होते हुए ही जाएंगे तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहीं पे ज्वाला देवी टेम्पल है। He got destroyed the ज्वाला देवी टेम्पल ऑफ कांगड़ा। इसने कांगड़ा के ज्वाला देवी मंदिर को तोड़वाया। इसने कहा यार ये काम तो बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट हो गया फिरोज तुगलक वाला, ऐसे तो मजा आएगा नहीं भाई। तो इसने कहा वहां से कोई मूर्ति, अच्छा एक्चुअली वैसे ज्वाला देवी मंदिर में मूर्ति है भी नहीं, पहाड़ में से, पहाड़ का एक है उसमें से ज्वाला निकलती रहती है, उसी की पूजा होती है। तो वहां पे कोई एक और मूर्ति थी, उसको मंगवाया, तो इसने कहा इसको मूर्ति को तोड़ के और कसाई में बंटवा दो। लिखो, ही गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, वैसे आइडल ऑफ ज्वाला देवी बुक्स में लिखा है तो वही तुम लोग लिख लो। He got distributed pieces of idol of ज्वाला देवी among butchers। इसने ज्वाला देवी मूर्ति के टुकड़ों को कसाईयों में वितरित करवाया। He got distributed pieces of idol of ज्वाला देवी among butchers। इसने ज्वाला देवी मूर्ति के टुकड़ों को कसाईयों में वितरित करवाया। लास्ट लिखो, इब्राहिम लोदी। रिवीजन आप लोग करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, और करंट जनवरी का। सर ये लोग हिंदुओं से इतना नफरत क्यों करते थे, मतलब इतना ज्यादा हेट? नफरत क्यों कर रहे हैं यार, आप एक चीज बताओ, ऐसा मैं इस चीज को नहीं मानता, और मैं आप लोग को पहले बता दूं, जो ये पढ़ा रहे हैं ये हमें पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप लोग ये सब करने लग जाए। हम भारत के निवासी और सेकुलर हैं, और लोगों को लगता हो कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत ऐसा नहीं। अरे बात सुनो यार, बीच में मत बोलो। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, ही इज मुस्लिम, बिलाल, मेरठ से, मेरा जिगरी यार है, और हम लोग साथ में घूमते हैं, खाना भी खाने जाते हैं। वो चिकन खाता है और मैं आराम से खिचड़ी खाता हूँ या बिरयानी खाता हूँ, वेज बिरयानी। तो ये सब चीजें कोई भी अपने मन में कतई न लाए, ये ऐसा क्यों करते थे। अरे भाई वहां पे मूर्ति पूजन नहीं होती, आपके लिए उसमें आस्था है, उसकी नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक पत्थर है। अब मैं आपसे कहूं, नॉर्मली कोई भी एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसका एक मिट्टी का खिलौना है, गुल्लक है, आपसे वो टूट गई तो आपको शायद इतना दुख नहीं होगा, लेकिन उस बच्चे का इमोशन है उस खिलौने में, ठीक है। तो इसको इस तरीके से देखिएगा आप लोग, है ना। वो नहीं मानते थे, और प्लस उन्हें अपने धर्म का प्रचार करना था। तो ये जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको पढ़ाई तक ही लीजिए, आपको सिविल सर्वेंट बनना है और एक भारत का नागरिक बनना है। और हमारा भारत पंथ निरपेक्ष है, सब धर्म संभाव की भावना रख के सब बराबर है यहाँ पे, ठीक है। ये एक इतिहास है जो कि पढ़ना चाहिए, पता चलना चाहिए, और जो भी लिखवा रहा हूँ वैसे लिखवाने की जरूरत थी भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन कहीं से कोई पूछ ले कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि मिडिवल में क्वेश्चन बचे नहीं है, हर तरह का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो क्यों करवाते थे, उसका जवाब यही है, वो नहीं मानते मूर्ति को, काफिर समझते थे, इसलिए करवा दिया, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अपने मन में ऐसी भावना नहीं लाएगा कि ये ऐसा है ऐसा है, कोई नहीं, हम सब बराबर है, भाई बहन है, ओके। आगे लिखो, इब्राहिम लोदी। लिखो, अमीर इसके व्यवहार से नाराज हो गए थे। अमीर गॉट एंग्री बाय हिज बिहेवियर। अच्छा हुआ क्या, देखो ये कहां से शुरू हुआ ये शासन। सबसे पहला आया बहलोल लोदी, उसके टाइम में यही था कि भाई अपने तो अफगानी है, सब बराबर, ये वो। सिकंदर लोदी ने उस चीज को थोड़ा बैलेंस किया, यार ठीक है बराबर है, लेकिन यार मैं सुल्तान हूं तो थोड़ा तो एक वो होना चाहिए, मैं कोई बात कहूं। अच्छा अमीरों ने भी उस चीज को नवाजा बहुत अच्छे से कि यार नहीं है ठीक है, सुल्तान है, मान रहे हैं। लेकिन इब्राहिम लोदी के टाइम तक आते आते ये थोड़ा ज्यादा बढ़ गया कि नहीं यार मैं तो सुल्तान हूं, मेरे आगे क्या अमीर की औकात और क्या ये वो। तो इस चीज से जो भी अमीर उलेमा जो थे, इसके बिहेवियर से काफी नाराज हो गए थे, ठीक है। बाद में हम देखेंगे इसके एक चाचा, दो चाचा थे, दौलत खान और अमीन खान, वो भी इससे परेशान थे और उन्होंने सोचा यार इसको हटाओ और हम गद्दी पे बैठते हैं। फिर हम देखते हैं उधर उज्बेकिस्तान में समरकंद में इस टाइम बाबर आ चुका है, ठीक है, तैमूर का ही वंशज। उसको इसके चाचा लोग इन्वाइट करते हैं और कहते हैं कि तू यार इस पे हमला कर और उसके बाद तू चला जाइए और हम यहाँ की गद्दी संभालें, ठीक है। लिखो, अमीर गॉट एंग्री बाय हिज बिहेवियर। अमीर इसके व्यवहार से नाराज हो गए थे। सीधे एक पॉइंट लिखना है, इसको कोई और हिस्ट्री का वो नहीं है, बस सीधे 2 पॉइंट है, खत्म करते हैं उसके बाद। अमीर इसके व्यवहार से नाराज हो गए थे।
Amirs got angry by his behavior. अमीर इसके व्यवहार से नाराज हो गए थे. अमीर got angry by his behavior. अगला, इसके चाचा दौलत खान लोधी व अमीन खान लोधी. दौलत खान लोधी, अमीन खान लोधी. इसके चाचा दौलत खान लोधी व अमीन खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया. His uncle Daulat Khan Lodi and Amin Khan Lodi invited Babur to invade India. His uncle Daulat Khan Lodi and Amin Khan Lodi invited Babur to invade India. इसके चाचा दौलत खान लोधी व अमीन खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया. इसका भी एक स्टेटमेंट लिख लेना, जैसे ऊपर लिखा था ना उसका. इसका स्टेटमेंट लिख लो एक इन्वर्टेड कॉमा में. मेरे अमीर मेरे शाही खेमे का सम्मान करते हैं. मेरे अमीर मेरे शाही खेमे का सम्मान, मेरे अमीर मेरे शाही खेमे का भी सम्मान करते हैं. मतलब कह रहा है कि मैं अगर मैं कहीं से गुजरूं और मेरा टेंट लगा दिया जाए. भाई पहले तो ऐसा ही होता था, राजा महाराजा कहीं जा रहे हैं, सुल्तान कहीं जा रहा है तो पूरा, आपने देखा होगा शायद जोधा अकबर मूवी में, पूरा पूरा उसका टेंट और खेमा पूरा चलता है, और जहां रेस्ट करना है वहीं पे पूरा टेंट बना दिया और वहां पे वो विश्राम कर रहा है या जो भी है. तो ये कह रहा है कि मैं मेरे अमीर तो मेरे जो टेंट लगता है ना उसके सामने भी सलाम ठोक के जाते हैं. तो लिखो स्टेटमेंट, मेरे अमीर मेरे शाही खेमे का भी सम्मान करते हैं. माई अमीर्स even respect my royal tent. My amirs even respect my royal tent. मेरे अमीर मेरे शाही खेमे का भी सम्मान करते हैं. सर, ये अटैक और इन्वेड दोनों में डिफरेंस क्या? इन्वेड तो हो गया एकदम से घुसना टेरिटरी में, ठीक है. कोई भी मान लो इंडिया की तरफ, मान लो एक ये एरिया है, ठीक है. अब कोई आदमी यहां से आ रहा है तो ये बाउंड्री है, ठीक है. तो यहां से घुसा, ये तो इन्वेड हो गया. अटैक हुआ बिल्कुल उस मोमेंट पे आके, ये आपने धावा ही बोल दिया उसके ऊपर, ठीक है. इसीलिए आपसे आरुष सर ने क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट टाइम मंगोल इन्वेजन कब हुआ, तो उसका आंसर आप लगाते हैं इल्तुतमिश. लेकिन अटैक नहीं हुआ था, वो बाउंड्री से ही चले गए थे. इल्तुतमिश ने कहा था, वो आया था ना मंगोल का, कौन था, मतलब जब ये आए थे तो मंगोल, तो एक आदमी आया था, उसने कहा था कि मदद कर दे, कह रहे नहीं भैया मैं मदद नहीं करूंगा. तो मंगोल से यहीं से चले गए थे, वो भेड़ जला के हवा वाला. तो इन्वेजन क्या है, इनटू टेरिटरी, ठीक है, घुसना, ठीक है. और अटैक तो बिल्कुल फाइनल प्रहार है, बिल्कुल बस उसमें तो फिर आर पार की लड़ाई, ठीक है. पल्ले पड़ गई बात. जी सर. चलो लिखो जल्दी, बस खत्म करते हैं इसको. आरुष सर को भी जाना था यार, लेट कर दिया मैंने उन्हें. लिखो. अच्छा हुआ क्या, अब इसने बाबर को बुलाया, उधर से बाबर आता है इधर दिल्ली की तरफ, ठीक है, पंजाब होते हुए. उधर दौलत और अमीन खान मिलते हैं. कह रहे अरे बाबर साहब आप आ गए, आइए और बस उसको खत्म करिए. कह रहे हाँ ठीक है. बाबर पहले तो वहां पे रहता है, सीखता है क्या क्या टैक्टिक्स है, कैसे यहाँ का लैंड फॉर्म है, सब इनसे, ठीक है. अब जब 2 हफ्ता 10 दिन की इनकी हो जाती है, अब बाबर आगे की तरफ बढ़ता है. इधर बढ़ता है हरियाणा वाले रीजन की तरफ, पंजाब के आगे, ठीक है. इधर अमीन खान कहते हैं हाँ जी चलो चलो चलो. बाबर कह रहा चलो, किधर चलो. कह रहे अरे आप चल रहे हैं ना उसको मारने, इसको क्या नाम है, इब्राहिम को. कह रहे हाँ, तो कह रहे तो हम भी चल रहे हैं, फिर आप चले जाना. कह रहे चले जाना. कह रहे होश ठिकाने है. कह रहे तूने मुझे सिखा दिया, अब तुम लोग यहाँ से निकलो. कह रहे क्या मतलब. कह रहे मतलब मैं अभी बताता हूँ. बुलाया अपने समय का, कटवा दो इनको. बाबर इन दोनों चाचा को ही कटवा देता. कह रहे जब तुम अपने भतीजे के सगे नहीं हुए तो मेरे सगे हो गए. कह रहे निकलो, उसको मरवा देता है. और बाबर फिर आता है इधर. अगली हेडिंग डालो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526. अब जैसे ये है, ये सन याद होना चाहिए, ये बच्चे बच्चे को याद है 6th क्लास से 8th क्लास से, तो कुछ सन जो मैं कहूं उन्हें याद जरूर करें. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि ये नॉर्मल जीके है आपके इंडिया का. पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, ठीक है. 1526, 1556, फिर 1761 अहमद शाह अब्दाली के टाइम में.
बस इसमें लिख लो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। लिखो इब्राहिम लोदी गॉट डिफीटेड एंड डाइड इन बैटलफील्ड। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ तथा युद्ध के मैदान में मारा गया। और लिख लेना स्टार बना के, पूरे सल्तनत काल में अकेला यही सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया है, वरना कोई बीमार हो गया, कोई नेचुरल डेथ सारे मरे हैं, लेकिन युद्ध भूमि में कोई मरा है तो वो कौन है? इब्राहिम लोदी। लिखो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ तथा युद्ध मैदान में मारा गया। और लिख लेना पहला और आखिरी सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया। फर्स्ट एंड लास्ट सुल्तान टू डाई इन बैटलफील्ड। ठीक है जी। तो यहाँ आपकी दिल्ली सल्तनत होती है खत्म, जो हमने 28 दिसंबर से अपना मेडिवल शुरू किया था, उसके हम एट पार 45% सिलेबस हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आगे आपका मुगल बचता है, सदर्न किंगडम्स, विजयनगर, बहमनी, आपका सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, जो कि हम करेंगे कब? 13 फरवरी से। आप लोग यहाँ तक का रिवाइज करिए। अभी मैं एक आध क्लास कर लूंगा, देखता हूँ कल लूं परसों, 1-2 घंटे की, उसमें कुछ लिटरेचर का और थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क्स का लिखवाना है, वो लिखवा के इसको कंक्लूड कर देंगे 27-28 तक। और फिर 29-30 के आसपास आपकी 30 तारीख को, बाकी तो आप अपना पढ़िए सब, 30 तारीख के आसपास एक मैराथन टाइप की एक रिवीजन क्लास ले लेंगे, ठीक है? उसमें पूरा जिनका छूटा है वो भी ले लें। विशाल सुन लो भैया, 30 तारीख को है, ठीक है? इसको नोट कर लेना सुनहरे अक्षरों में, भूलना मत। 30-31 तारीख में मैं देखूंगा, 30 भी हो सकता है, 31 भी, ठीक है? 31 का महीना है ना ये तो। हाँ, तो इसमें रिवीजन क्लास ले लेंगे 2-2.5 घंटे की। 1 घंटा तो उसमें लगेगा, क्योंकि शुरू के 2 दिन लेक्चर कुछ बच्चों ने देखे नहीं है, बाकी इसमें तो खटाखट रिवाइज करवा देंगे। आप लोग पढ़िए, जो किसी का डाउट हो पूछ लीजिए, और डाउट्स आप आराम से 2 तारीख की रात तक पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, 4 तारीख को हम मिलेंगे और आपका पेपर होगा, ठीक है? सर ओके जी। सर जो ये मेरे अमीर वाला स्टेटमेंट किसने बोला था? किसने बोला था? किसके बारे में लिख रहे थे? इब्राहिम लोदी ने बोला था। सर इब्राहिम लोदी को तो अपने बेटे से भी नहीं बनती थी। है? ये एग्जाम में नहीं आएगा, मुझे अलग ही चलता है भाई, उसमें उसके गोल्डन इब्राहिम लोदी ने तो बोला एग्जाम था, वगैरह में नहीं है इसके सर, बारे ऐसे नहीं ही आएगा। अरे एक ठीक साथ है, चलो ठीक है, ओके, मौज काटो, बाय।